हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो आज हम सीखेंगे नेक्स्ट डॉट जेएस के कोर कॉन्सेप्ट्स। तो ये वाला होगा पार्ट 2 ऑफ द प्लेलिस्ट। तो पार्ट 1 नेक्स्ट डॉट जेएस में हमने सीखा था, इंट्रोडक्शन था। तो उसमें हमने टाइमलाइन समझी कि कैसे हमारा वेब डेवलपमेंट का जो जर्नी था वो इवॉल्व हुआ फ्रॉम स्टैटिक वेब, जहाँ पे बस बेसिक HTML होता था, टू द नेक्स्ट डॉट जेएस, जहाँ पे ऑप्टिमाइजेबल रेंडरिंग, राउटिंग और SEO फ्रेंडली वेबसाइट लोग बनाने लगे। तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। तो पार्ट 2 में कोर कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट डॉट जेएस किस खेत की मूली है। वैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट डॉट जेएस जो है वो क्यों लाया गया, मतलब वो क्या ऐसा करता है कि वो जो पहले नहीं हो रहा था। बट आज हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट डॉट जेएस है ही क्या। तो नेक्स्ट डॉट जेएस बेसिकली कुछ ऐसे वैसे बना नहीं है, बट रिएक्ट विथ सुपर पावर्स। मतलब रिएक्ट जो था उसमें आप इंटरएक्टिविटी बढ़ाते थे, कंपोनेंट्स बनाते थे, उसको रीयूज़ करते थे और उसको जहाँ चाहे वहाँ आप रेंडर कराते थे। बट रिएक्ट इज़ नॉट सफिशिएंट गाइज। तो नेक्स्ट डॉट जेएस को बनाया गया। नेक्स्ट डॉट जेएस इज़ रिएक्ट प्लस रिएक्ट के जो कमियां थे उससे ऐड किया गया, इसलिए नेक्स्ट डॉट जेएस इज़ ग्रेट गाइस। तो नेक्स्ट डॉट जेएस में राउटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। तो राउटिंग क्या है गाइस? राउटिंग में ये होता है कि आप एक फ़ोल्डर बनाते हो एक नाम का XYZ, और उसके अंदर आपकी एक जेएस फाइल होती है जहाँ पे आपका कोड होता है। तो अगर आप URL में उस पर्टिकुलर फोल्डर XYZ को आप नेम करते हो, तो ये आपका जो उसके अंदर का जो फाइल जिसमें आपका कोड होता है वो रन हो जाता है और एक नया पेज खुल जाता है। तो डरियो मत गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे वर्सल का ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा था कि पहले से ब्लॉग लिख के आया था, तो ये ब्लॉग वाला पेज खुल चुका था सर गाइस। तो मैं आपको प्राइसिंग वाला पेज खोल के बताता हूँ। तो ये वर्सल के ऑफिशियल वेबसाइट का प्राइसिंग वाला पेज खुल चुका है गाइस। तो ये क्या हुआ होगा कि प्राइसिंग करके एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर एक फॉर एग्जांपल पेज डॉट TS या JS ऐसा फाइल है जिसमें इसका सारा कोड है, जो यहाँ पे एज अ पेज यहाँ पे हमारे सामने लोड हुआ है गाइस। तो ये ऐसे काम करता है। तो आप प्रॉपर इसको फॉर्म करना सीखोगे, मैं ही सिखाऊंगा। चिंता नहीं करनी है गाइस, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और जो गाइस बोर हो रहे हैं वो प्लीज़ स्पीड बढ़ा के वीडियो देखें। ऐसा मैं तो स्लो ही बोलूँगा, क्योंकि और बहुत से लोग होते हैं वो जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए। बट आप चाहते हो तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। तो और रेंडरिंग तो आपने तो रिएक्ट में पढ़ा ही होगा, मैं होप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पहले से ही आता है, बट मैं बताऊंगा। और रेंडरिंग में भी बहुत सारा कुछ है आपको पढ़ाने का। तो रेंडरिंग अलग से पढ़ने वाले हैं अपन। डाटा फेचिंग, तो डेटा फेचिंग के लिए मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल ढूंढ के रखा है। तो ये मैंने डेव टूल्स खोल के रखा है, जिसमें मैंने चूज़ किया है इमेज को। और ये गिटहब का ऑफिशियल पेज है जिसमें मैंने एक रैंडम सब एक डेवलपर वाला पेज खोल के रखा है गाइस। तो मैं जब इसको रिलोड करता हूँ तो आप यहाँ पे देखना, आपको ऐसा फील आया होगा कि कुछ फेच हुआ फिर यहाँ पे पेस्ट हुआ। मतलब टेक्निकली इसको आप समझ नहीं पा रहे हो। ये डेव टूल्स वाले जो ये विंडो है, या आप समझ नहीं रहे हो, बट आपको फील लेना है कि आपने जब रिफ़्रेश किया तो ये डेटा फेच हुआ, मे बी API या फिर डेटाबेस, बट ये फेच हुआ, ऐसा आपको फील आया। और ये फिर यहाँ पे ये पेस्ट हुआ जब ये पेंट हो रहा था, नहीं सॉरी, जो पेंट होने के बाद जब डेटा को फेच किया गया, फेच करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट किया गया। तो ऐसे ये काम करता है डेटा फेचिंग। सर्वर कंपोनेंट्स, तो आगे तो रेंडरिंग में ही वो टॉपिक्स है जिससे आप सर्वर कंपोनेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बट मैं ऊपर से बताऊँ तो सर्वर कंपोनेंट्स ये होता है कि
आप एक वेबसाइट को ब्राउज़र पे पूरा लोड करते हो, लाइक HTML और जो जावास्क्रिप्ट का आपका कोड होता है वो पूरा का पूरा डिसमेंटल्ड होता है इनिशियली। तो वो क्या होता है, ब्राउज़र पे सब असेंबल होता है, HTML जावास्क्रिप्ट, और फिर पूरा वेबसाइट फॉर्म होता है। बट कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं कि वो सर्वर पे फॉर्म होते हैं, सर्वर पे HTML का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, फिर जावास्क्रिप्ट उसे मसल्स देता है और वो पूरा स्ट्रक्चर, वो पूरा वेबसाइट फॉर्म होता है, फिर वो उसको एज ए रिस्पॉन्स ब्राउज़र को भेजते हैं। फिर ब्राउज़र उस रिस्पॉन्स को बस फ्लैश कर देता है, शो कर देता है। ब्राउज़र कुछ काम नहीं करता, ब्राउज़र बस रिस्पॉन्स को ही शो करता है। तो क्योंकि ये सब चीज़ें सर्वर हैंड पे हो रही है, मोस्टली सर्वर पे होती है, बाकी की कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है वो वही ब्राउज़र पे होती है। इसलिए क्योंकि 50+% ऑफ जॉब इज़ डन ऑन सर्वर, इट्स कॉल्ड सर्वर कंपोनेंट्स। तो यही है गाइस। ऑप्टिमाइजेशन तो आपको शायद पता ही होगा, नाम से आप मतलब वाकिफ़ नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कि ये बटन का जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जो मोबाइल स्क्रीन डेस्कटॉप वगैरह में जो इमेजेस का साइज़ लेंथ एडजस्टेबल करता है, वो सब झंझट वो जो है वो ऑप्टिमाइजेशन में ही आता है गाइस। एंड द लास्ट वन, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो SEO क्या होता है गाइस, कि गूगल आपके वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो टेक इट एज, अगर एक यूज़र गूगल पे सर्च कर रहा है कुछ वर्ड, तो उस वर्ड के हिसाब से गूगल वेबसाइट के कंटेंट को सर्च करेगा, उनको रीड करेगा, और फिर जो वर्ड यूज़र ने सर्च करा है उसके कॉन्टेक्स्ट से जो मैच कर रहा है उन वेबसाइट्स को एक लिस्ट में यूज़र्स को शो कर देगा। तो यूज़र उन वेबसाइट पे जाके अपने हिसाब से वो जो सर्च कर रहे थे वो कंटेंट उनको मिल जाता है। अगर आप SEO का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो गाइज़, तो आप कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना दो, उसे डिप्लॉय कर दो, बट यूज़र्स तक वो नहीं पहुंचेगी। यूज़र सर्च करेगा बट गूगल आपके कंटेंट को रीड नहीं कर पाएगा, और इंडेक्सिंग ऐसा कुछ करके होता है, वो आपकी वेबसाइट को रीड नहीं कर पाएगा, उसके कंटेंट को रीड नहीं कर पाएगा, इसलिए आपकी वेबसाइट विजिबल नहीं होगी। तो विजिबिलिटी के लिए SEO बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक एग्जांपल भी है मेरे पास, कि अगर एक टीचर एक क्वेश्चन पेपर दे रही है एक एग्ज़ाम हॉल में 2 बच्चों को, तो एक बच्चा क्या कर रहा है कि वो मैम को आंसर लिख के वो मैम को सबमिट कर रहा है, बट दूसरा बच्चा है जो पूरा ब्लैंक पेपर सबमिट कर रहा है। तो SEO जो बच्चा है वो पूरा आंसर्स लिख के दे रहा है टीचर को, ऐसा समझो टीचर है गूगल इंजन है अपना टीचर। तो ब्लैंक अगर आप दोगे तो आपका कंटेंट कैसे समझेगा कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका। तो अगर आप SEO का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो फिर गूगल आपके वेबसाइट के कंटेंट को रीड नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि आपके वेबसाइट का कंटेंट क्या बोल रहा है, आपकी वेबसाइट किस बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाएगा आपकी वेबसाइट आपने बनाई क्यों है और किसके लिए बनाई है। तो SEO बड़ा इम्पोर्टेंट है गाइज़। SEO के बिना आपकी वेबसाइट सर्च नहीं होगी। तो मास प्रोडक्शन के लिए SEO यूज़र्स तक पहुंचने के लिए एक की साबित होती है। तो रेंडरिंग, व्हाट इज़ रेंडरिंग? रेंडरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग code into visual interactive display that user can view and interact with। तो यही है कि आप अगर एक कोड लिख रहे हो तो आपके कोड को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके UI पे शो कर रहा है। मतलब वही कि कोड आ रहा है आपके UI ब्राउज़र पे शो हो रहा है, तो वही रेंडरिंग है गाइस। तो बस वो शो ही नहीं हो रहा है तो काम भी कर रहा है, इंटरैक्टिव भी है, कि एक बटन डेड नहीं है, बटन क्लिकेबल है और क्लिक करने पे एक फंक्शन रन होगा या तो फिर कुछ पेज खुलेगा, इंटरैक्टिव भी है। तो यही आपके कोड को वर्केबल फॉर्म में, मतलब ऐसे ही बोल के चलेंगे अपन अपनी भाषा में, कि काम करा रहा है, रेंडरिंग उसे कहते हैं। तो रेंडरिंग काम कैसे करता है, अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में ऊपर से देखेंगे कि अपन अगर यूज़र एक बटन को क्लिक करा है, समझो एक वेबसाइट है जो रेंडर होके रखी है पहले से, इनिशियल फॉर्म में जो वो रेंडर होता है,
मतलब आपने वेबसाइट खोली और वो रेंडर हो चुकी है और वहाँ पे उस आपने एक पेज पे बटन देखा जिसको आपने क्लिक किया, तो आपने बटन क्लिक किया तो फिर ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजा तो सर्वर से उसको रिस्पॉन्स मिला। फिर तो जो रिस्पॉन्स मिला ना, वही बटन का काम होता है कि बटन क्लिक करने पे जो रिस्पॉन्स है ना, वही जो हलचल या फिर जो भी काम कराना है, वो बटन का जो भी काम है वो करेगा। जो सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा ना, वही होता है बटन का काम। तो इसको ऑलरेडी रेंडर्ड जो वेबसाइट थी उस पर इंटीग्रेट हो जाएगा ये। तो आपको यूज़र को एक इंटरैक्टिविटी वाला एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि ये इंटरेक्शन हो रहा है। हर बार आप कुछ करोगे, वो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगा, सर्वर कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा, और इसी को इंटरैक्टिविटी बोलते हैं कि यूज़र कुछ हलचल करते रहता है एक ऑलरेडी रेंडर्ड पेज पे जो रिलोड नहीं होता दोबारा। सो यही है। तो उसके भी 2 मेथड्स होते हैं, एक सर्वर साइड पे, एक क्लाइंट साइड पे। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि ये जो सर्वर कंपोनेंट्स होता है ना, तो आप यहाँ पे और अच्छे से समझोगे कि वो क्या होता था। तो सर्वर साइड रेंडरिंग का मैंने आपको बताया कि कोड डिस्प्ले हो रहा है। तो यही है कि एक चीज़ होती है कि ब्राउज़र पे आपका पूरा HTML फॉर्म हो रहा है, डिसमेंटल था तो उसको असेंबल हो रहा है, HTML स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और जावास्क्रिप्ट ने उसे मसल लगा दिए और पूरा वेबसाइट बन गया। तो ये पूरा ब्राउज़र पे काम हुआ। तो क्योंकि ब्राउज़र क्लाइंट साइड पे होता है, इसलिए इसको क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहा गया है। और एक दूसरा होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। इसमें होता है कि सर्वर पे HTML जावास्क्रिप्ट पूरा फॉर्म करके वेबसाइट बना ही देते ऑलमोस्ट, बचा कुचा काम ही ब्राउज़र करता है। तो सर्वर पे पूरा HTML बना, पूरा जावास्क्रिप्ट वगैरह का जो हुआ काम, और ये सर्वर ने बनाया वेबसाइट एज अ रिस्पॉन्स ब्राउज़र पे भेज दिया। तो ब्राउज़र क्या कर रहा है, इस रिस्पॉन्स को बस शो कर दे रहा है। ब्राउज़र कुछ काम नहीं कर रहा है, ब्राउज़र को जो बनाया वेबसाइट सर्वर के द्वारा मिल रहा है और ये शो हो रहा है और ये वेबसाइट काम कर रहा है। क्योंकि ये वेबसाइट पूरा सर्वर ने बनाया है, इसलिए इसको सर्वर साइड रेंडरिंग बोलते हैं कि वहाँ पे रेंडर होके यहाँ पे बस रिस्पॉन्स की तरह फ्लैश हो रहा है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने नीचे विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ब्राउज़र, आपके पीसी पे ब्राउज़र है। तो आप यहाँ से कुछ क्लिक, मतलब पहली बार में वेबसाइट लोड कर रहे हो तो वो ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। किसको? तो भाई सर्वर को। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, तो किसको? सर्वर को भेज रहा है। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुँच गया, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट पहुँच गया सर्वर पे। तो आगे क्या होता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट के हिसाब से फिर फेच करता है डेटा और फाइल्स। और वो फाइल्स क्या होता है, उसमें HTML होगा, अपना जावास्क्रिप्ट वाला फाइल्स होगा, वो वाला फाइल्स। तो वो सब मिला के HTML वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता है, जावास्क्रिप्ट वहाँ पे उसको मदद करता है और एक वेबसाइट फॉर्म हो जाता है। देखो यहाँ पे वेबसाइट फॉर्म हो गया, बट अभी आप देखोगे तो किस साइड पे हुआ है, तो भाई ये सर्वर साइड पे वेबसाइट फॉर्म हुआ है, अपन को दिख रहा है ना। तो इसको कहा गया है सर्वर रेंडर्स HTML। तो यहाँ पे जो फाइल्स था, यहाँ पे बस फाइल्स लोड हुए थे, फेच किए थे ना इसने। यहाँ पे कुछ और डाटा भी होगा, बट ये इसको फाइल मान के चलते हैं कि इसमें HTML वगैरह था। तो HTML की मदद से इसने जो वेबसाइट वो फॉर्म कर दी है, और फॉर्म किए हैं, तो अभी भी ये सर्वर साइड पे है। तो ये सर्वर साइड पे जो वेबसाइट फॉर्म है उसको रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करता है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है, तो उस रिस्पॉन्स को वो ब्राउज़र की तरफ फेंक देता है, मतलब भेजता है। तो वो सर्वर ब्राउज़र को मिलता है सर्वर का रिस्पॉन्स। और वो भाई वो रिस्पॉन्स क्या है, सबको पता है। रिस्पॉन्स था एक वेबसाइट, बनाया वेबसाइट। तो बस बनाया वेबसाइट मिल जाता है, बस बचा कुचा काम है बस ब्राउज़र वो ही कर देता है बस, बट पूरा काम तो सर्वर ने करा। तो ब्राउज़र को है बनाया वेबसाइट मिल गया, इसलिए ये सर्वर साइड रेंडरिंग इसको कहा गया है, सर्वर साइड रेंडरिंग SSR। अब क्लाइंट साइड भी अभी मैंने तो आपको बताया था पहले भी, बट ये फ्लो विजुअलाइजेशन से अच्छा तरह से आपको याद रहेगा। तो
क्लाइंट साइड पे भी पहला स्टेप तो सेम ही है कि ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जा रही है। जैसे वेबसाइट आप पहली बार लोड कर रहे हो, एक लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट आपने खोली तो लोड हो रहा है ना, तो ये मिनी सेकेंड्स में हो रहा है। तो ये उसके पीछे ये पूरा काम होता है। बट अपन को क्या समझता है कि अपने को लगता है कि लिंक क्लिक करी, वेबसाइट खुल गई, बट इसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो सेकेंड्स में होते हैं। तो यही कि ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, वो सर्वर तक पहुंच गई, वही सेम काम सर्वर पे फिर वो जो फाइल्स है वो लोड हुई HTML और JS वाली। फिर वो जो फाइल्स थी, इस बार अलग है कि ये सर्वर पे वेबसाइट फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये जो HTML JS वाली फाइल्स थी ना, ये इसी को रिस्पॉन्स के फॉर्म में ब्राउज़र पे भेज दे रहा है। तो ये ब्राउज़र पे मिल गया रिस्पॉन्स क्या है, तो रिस्पॉन्स पे भाई HTML और जावास्क्रिप्ट के फाइल्स मिल गए। तो ब्राउज़र अब इनका क्या करेगा, तो ब्राउज़र भाई इनको यूज़ करके एक वेबसाइट बनाएगा ना। तो वेबसाइट बना रहा है, ये देखो लोड हो रहा है, मतलब कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तक वहाँ पे फाइल पहुँची, यहाँ पे उनका मिक्सचर मतलब कुछ प्रोसेस हो रहा है, उनका यूज़ करके कुछ वेबसाइट बना रहा है, मतलब बना रहा है, इन प्रोसेस है। तो ये देखो यहाँ पे वेबसाइट बन जाती है। फिर तो बन रहा है, उससे अच्छा अपन वर्ड यूज़ करेंगे कि रेंडर हो रहा है। तो रेंडर हो रहा है और यहाँ पे फाइनली वेबसाइट बन गई। तो ये होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग और SSR सर्वर साइड रेंडरिंग। तो नीचे और डिटेल में और विजुअलाइजेशन के लिए और बॉक्सेस भी दिए गए हैं, तो उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये तो पता ही चल गया कि CSR क्या कर रहा है, पूरा ब्राउज़र पे वेबसाइट को फॉर्म कर रहा है, HTML को स्ट्रक्चर दे रहा है। तो ये तो हमने समझ लिया CSR है क्या, बट CSR को इम्प्लीमेंट कैसे करते। तो वेल गाइस, हम CSR के लिए एक कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट कंपोनेंट्स में अपन यूज़ क्लाइंट एट टॉप ऑफ द कोड लिखेंगे, जिससे कि अपने जो चिल्ड्रन कंपोनेंट्स है वो रेंडर होंगे क्लाइंट साइड पे। तो यूज़ क्लाइंट का इस्तेमाल करके जो भी आपका कोड है उस फाइल में वो पूरा रेंडर होगा क्लाइंट साइड पे। तो ये नीचे कोड का फाइल है, इस पे आप देखोगे तो टॉप पे लिखा है यूज़ क्लाइंट, और ये जो सारा कोड है तो ये सब रन होगा ब्राउज़र पे ये सब फॉर्म होगा। तो ये देखो, ये तो ये कोड, ये है पूरा मतलब UI, ये इसका UI है, ये कोड है, ये इसका UI है HTML और जावास्क्रिप्ट मिला के। तो ये बटन यहाँ पे फॉर्म हुआ इनके वजह से। तो अगर यहाँ पे क्लिक करूँ मैं, तो देखो ये अभी ट्रू हो गई है, तो वैल्यू ट्रू हो गई है, समझ रहे हो ना। तो वापस करूँगा, देखो अभी फॉल्स हो गया है, ये फॉल्स हो गया है, देखा ना आपने। तो ये जो है इंटरएक्टिविटी प्रीव्यू, ये है ब्राउज़र बेस्ड, ये सर्वर पे नहीं हो रहा है। और ये CSR, इसलिए यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि वो कोड क्लाइंट साइड पे रेंडर हो। अभी और एक है कुछ डायनेमिक सिंगल पेज एप्लीकेशन हमने पढ़ा था रिएक्ट पार्ट 1 में, आपको याद आया। तो सिंगल पेज में क्या किया था अपन ने कि जाना था कि उसमें ये हो रहा है कि पेज बार बार रिलोड नहीं हो रहा है, और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स नहीं था बेसिकली, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक का कमेंट सेक्शन ले लो, अपन कमेंट सेक्शन खोल रहे हैं तो पेज रिलोड नहीं हो रहा है वापस से, उसी पेज में एक जो सेक्शन है रेंडर हो रहा है, एक वो कमेंट्स का जो अलग से विंडो खुल रहा है, बट पूरा का पूरा रूट पेज रिलोड नहीं हो रहा है। तो ये था अपना सिंगल पेज एप्लीकेशन कि एक 2-3 पेजेस नहीं खुल रहे, अगर कमेंट का अलग पेज, व्यू का अलग पेज, लाइक्स का अलग पेज, ऐसा नहीं। तो एक ही पेज के अंदर सब रेंडर हो रहा है, इसलिए उसको सिंगल पेज कह रहे थे अपन। तो जो पहला पार्ट जिसने देखा नहीं है उसके लिए मैंने वापस से बता दिया। तो अभी इसमें क्या है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन फेच रॉ जेसन डेटा एंड अपडेट द UI इंस्टेंटली विदाउट रिलोडिंग द इंटर पेज। वही बोला मैंने क्या बोला, अभी पेज को रिलोड किए बिना ही जो डेटा ये यहाँ पे फेच कर रहा है ना, उसको अपडेट कर रहा है।
तो क्या ये मेल बॉक्स, हाँ मतलब जीमेल जैसा कुछ तो बनाया है। अगर अपन इसको ये कर देते तो ये बात समझ गए क्या आप? तो मतलब क्या आपने यहाँ पे क्या देखा, ये UI है, ये अपना UI है, और ये जो है पूरा CSR पे काम कर रहा है। तो पूरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है, उसी पेज पे एक नया मैसेज ऐड हो गया, समझे? पूरा पेज रिलोड नहीं हुआ। तो यही है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये बीच में वापस से आ गया, रिवीजन भी हो गया अपना, ठीक ही बात हो गई, मतलब अच्छा ही है। वो टॉपिक रिलेटेड भी था CSR से। सो अभी SSR फिर वापस से, अब ये ऊपर वाला तो अपने को पता ही है कि SSR काम कैसे करता है, बट इसमें क्या है, वाइल क्लाइंट साइड रेंडरिंग अलाउज वेबसाइट टू बी डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव, लोडिंग client's hardware can be expensive endeavor and slow internet connection or slow client hardware can compound the wait time for the user। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर इंटरनेट यूज़र के तरफ से इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है या फिर हार्डवेयर उस सफिशेंट नहीं है उस चीज़ के लिए, तो फिर ये सर्वर पे काम करेगा और बनाया वेब पेज अपने ब्राउज़र पे दे देगा। तो यही ज़्यादा अच्छा वाला मेथड होगा उस वाले कंडीशन में, इसलिए वो सिचुएशन यहाँ पे बताई गई। इन सर्वर साइड रेंडरिंग SSR द वेब पेज इज असेंबल्ड ऑन द सर्वर, यही ऑफलोडिंग द रेंडरिंग टू द सर्वर्स लिवरेज द मोर कैपेबल सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्लाइंट के हार्डवेयर पे ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, वो बस शो कर रहा है। ब्राउज़र क्या कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, ब्राउज़र आलसी कुछ काम नहीं कर रहा है, बस शो कर रहा है। पूरा काम कौन कर रहा है, सर्वर। और सर्वर कहाँ पे होता है भाई, दूर देश में कहीं तो पड़ा होता है, मतलब दूर देश मतलब ऐसा नहीं कि दूर देश में ही होता है, बट अपना डिवाइस से तो कुछ लेना देना नहीं सर्वर का। तो अपना तो डिवाइस बस वहाँ से उसको बनाया मिल रहा है और वो शो कर रहा है। सही काम तो फिर सर्वर कर रहा है, उस पर लोड होता है। हाँ, और वो सर्वर्स कई बार बहुत गर्म भी हो जाते हैं, इसलिए उनको ऐसे जगह पे रखते हैं कि मतलब कूलिंग होती रहे। और भाई अपने बस की बात नहीं, अमीर लोगों के पास होता है वो, इसलिए पर्सनल वाला सर्वर कौन रखेगा। सो सर्वर साइड रेंडरिंग इज़ आइडियल फॉर वेब एप्लीकेशन दैट नीड लॉट ऑफ डाटा फेचिंग। बहुत सारा डेटा फेचिंग चाहिए, तो आपके डिवाइस पे तो नहीं हो पाएगा ना, और अगर हो भी रहा है तो बड़ा स्लो होगा और फिर लैग कर देगा, फिर पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगे। इसीलिए वो SSR से करना बढ़िया रहता है। और एक बात कि आप यहाँ पे देखोगे कि सेंडिंग फुल्ली रेंडर्ड पेजेस आल्सो मीन्स यूज़र कैन व्यू देम इमीडिएटली व्हेन विजिटिंग अ वेबसाइट। तो यहाँ पे एक SSR और CSR में मेजर डिफरेंस आप देखेंगे कि CSR जो होता है ना, जब आप CSR वाला वेबसाइट लोड करोगे तो आप ही के सामने सेकंड्स में होगा, बट आप ही के सामने HTML लोड होगा, वो फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर होगा, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, बटन को फंक्शनलिटीज ऐड होंगी, आपके ही सामने होगी। फिर इसके लिए टाइम लगता है, तो ये सब चीज़ें होने के लिए टाइम लगता है ना, भले ही सेकंड्स में हो बट टाइम तो लग रहा है। SSR में ऑन द अदर हैंड बनाया वेबसाइट आपको शो हो रहा है और बहुत कम टाइम में, कि टाइम ही नहीं नेग्लिजिबल है, आपको इंस्टेंटली मिल रहा है, इमीडिएटली मिल रहा है जैसे ही आप वो वेबसाइट खोल रहे हो। तो इसलिए फास्ट रेंडरिंग लोडिंग जो भी आप बोलो, उसके लिए सर्वर साइड रेंडरिंग इज़ बेस्ट चॉइस, इज़ द बेस्ट चॉइस। और हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ के रिगार्ड, मतलब वो कुछ भी हो, छोटा फ़ोन हो, बड़ा फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैब हो, आपके हार्डवेयर पे डिपेंड ही नहीं है ना, वो सर्वर पे काम हो रहा है सब। आपके इसमें तो बस स्क्रीन का काम आ रहा है कि स्क्रीन में शो करना है। आपके पास डिस्प्ले है ना, भले ही छोटा हो बड़ा हो, आपके हार्डवेयर से कुछ काम नहीं है। और ये जो SEO वाला है ना, जो आपके ऑलरेडी रेंडर्ड पेजेस है, कि SEO आप इस तरह से भी समझो कि अगर गूगल, आप एक वेबसाइट खोल रहे हो और गूगल उसको पढ़ना चाह रहा है, बट क्योंकि जिस टाइम पे गूगल उसे पढ़ना चाह रहा है उसी वक्त वो वेबसाइट
HTML फॉर्म कर रही थी, स्ट्रक्चर कर रही थी और वो पूरा वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रही थी, तो उस टाइम तो गूगल पढ़ ही नहीं पाएगा ना। तो CSR में ये जो SEO है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, बट क्योंकि SSR में पूरी वेबसाइट बन चुकी होती है ऑलमोस्ट, तो SEO बहुत अच्छी तरह से काम करता है। गूगल अच्छी तरह से आपके वेबसाइट के कंटेंट को रीड करता है SSR के केसेस में। तो Next.js रेंडर्स कंपोनेंट्स ऑन द सर्वर, ये कितनी बार आ गया। अभी तो मैं चाहता हूँ कि ये कोई भी ना, जिसने भी ये वीडियो देखी है वो भूल ना पाए कि SSR क्या काम करता है। इतने बार आ गया नोट्स में, यहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये नोट्स भी पढ़ोगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है अभी। आपको ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे पैरा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विद इन सर्वर साइड रेंडरिंग इटसेल्फ 3 डिस्टिंक्ट अप्रोचेस। ये कुछ पढ़ने वाली बात है। स्टैटिक रेंडरिंग, डायनेमिक रेंडरिंग और स्ट्रीमिंग, तो ये भी पढ़ेंगे। एक है नीचे ही तो है। तो ये क्या होता है, इसमें भी सबसेट्स होते हैं SSR में भी, कि भाई छोटे काम करने के लिए भी इतना फास्ट स्ट्रीमिंग क्यों यूज़ करें ना, और बड़े काम के लिए इतना छोटा स्ट्रीमिंग मतलब स्टैटिक रेंडरिंग क्यों यूज़ करें ना। तो उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग मेथड्स में। तो पहला था स्टैटिक रेंडरिंग। तो इसमें क्या हो रहा था कि बेसिक HTML वेबसाइट्स जिसको ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है, सर्वर का हाई लोड नहीं डालेगा, वो स्टैटिक रेंडरिंग से हो रहा है। कि उसमें क्या होगा कि सर्वर एक टाइम पे इनिशियली आप जब वेबसाइट लोड करोगे तो वो उस वेबसाइट को कैश करेगा और सर्व अपने पे ब्राउज़र पे दे देगा। और क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है तो उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या करता है, कैस्ट कर लेता है। कैस्ट मतलब वो बचा के रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है। एक इसी सेंस में है, वो कैस्ट करके रख लेता है, एक ही बार बनाता है बट। और फिर बार आप दोबारा उस वेबसाइट पे जाओगे तो कैस्ट वेबसाइट सर्व कर देगा। सर्व यानी आपको दे देगा। तो यही है कि फिर कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, क्योंकि डेट अभी बेस्ट फॉर क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ब्लॉग्स, मार्केटिंग पेजेस, लैंडिंग पेजेस। तो बस यहाँ पे कम से कम चेंजेस आते हैं ना, तो इसीलिए ये स्टैटिक रेंडरिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। डायनेमिक रेंडरिंग, इसमें क्या होता कि HTML इज जनरेटेड ऑन द सर्वर। ये तो अपन को पता है SSR में यही होता है, ये होना भी चाहिए। पर यहाँ पे फॉर ईच यूज़र रिक्वेस्ट, अब ये एक बार नहीं होगा जैसे इसमें हो रहा था स्टैटिक रेंडरिंग में, ये हर बार यूज़र की रिक्वेस्ट पे होगा। और पर्सनलाइज पेजेस पे रीडिंग को रिफ़्रेश करेगा। डेटाबेस, हाँ डेटाबेस के डेटा को जो फेच हो रहा है उससे भी रिफ़्रेश करेगा हर बार जब यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही है। तो यही ना, फिर जो बैंकिंग पोर्टल, लाइव सोशल फीड्स पे क्या नया रील आया, वो अभी आप सोशल मीडिया रिफ़्रेश करोगे तो नया अपलोड हुआ रील वापस टॉप पे आ जाएगा, और उस हिसाब से जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं वो भी आते जाएंगे, नया फीड बन जाएगा। 2 सेकंड पहले जो फीड था वही थोड़ी ना स्टैटिक रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। और ये थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर एक ही बार में आप रेंडर करोगे तो जो पहले हो रखे वही बार बार कैस्ट वाली बन के आपके सामने आएंगे ना। बट ऐसा नहीं चाहते आप चाहते हो कि आपके फीड में लेटेस्ट रील्स आते रहे, तो फिर आप डायनेमिक रेंडरिंग ही इस्तेमाल करोगे कि हर बार यूज़र की रिक्वेस्ट के आधार पे वो रिफ़्रेश हो रहा है। और वो कैस्ट यहाँ पे सेंस भी नहीं बनता, कैस्ट क्यों करोगे आप। ये स्ट्रीमिंग वाला तो वीडियो कॉल जैसे हो गया कि वीडियो कॉल चल रहा है, लाइव चल रहा है, कंटिन्यूसली आते जा रहा है रिक्वेस्ट, और वो सर्वर से हर बार अपडेट होते ही जा रहा है, लूप में चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये किसमें वेब पेजेस विद स्लो लोडिंग API मॉड्यूल्स और डैशबोर्ड सेक्शन, आप इससे जानते नहीं हो अभी, बट यही होता है कि वीडियो कॉल की तरह समझ लो आप इसे, कि डेटा अपडेट होते ही जा रहा है। ये वन टाइम कैस्ट, ये हर बार रिक्वेस्ट के हिसाब से, और ये तो प्रोग्रेसिवली लोडिंग मतलब होते ही जा रहा है। ये देखो SEO बॉट, मैंने आपको बताया था ना, SEO समझाया था ना,
तो यहाँ पे देखो ये जो गूगल बॉट है यही है जो आपके कंटेंट को रीड करता है। अगर ये आपकी वेबसाइट है, समझो राइट हैंड साइड पे ये आपकी वेबसाइट है और ये जो है बॉट ये आपकी वेबसाइट को रीड कर रहा है। अब रीड कर रहा है तो इसने क्या क्या रीड किया, फाउंड स्ट्रक्चरल टेक्स्ट नोट नेक्स्ट जेएस नोट्स। तो मतलब यहाँ मतलब इस वेबसाइट का बोल रहा है वो, नेक्स्ट जेएस नोट्स, फाउंड 10 कोर एंकर लिंक्स। अब ये पूरे अपने वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है। इंडेक्सिंग कंप्लीट इमीडिएटली, नो जेएस एग्जीक्यूशन डिले वगैरह ये जो बोल रहा है। गूगल ये रीड कर रहा है अपने वेबसाइट को, अपना कंटेंट वगैरह। अभी ये जो बटन है ये क्लिकेबल नहीं है। देखो क्लिक करने पे कुछ खुला नहीं है, बस ये नोट आ गया है, कुछ अलर्ट आ गया है कि ये जो इसमें फंक्शन अप्लाइड नहीं है क्योंकि हाइड्रेशन हुआ नहीं है। हाइड्रेशन भी आप पढ़ोगे, हाइड्रेशन है ना, ये एक्चुअली बटन्स पे फंक्शनलिटी ऐड करता है, उसे क्लिकेबल बनाता है। यही ऊपर इसका मीनिंग, मतलब यही मीनिंग है उसका, और क्या ऊपर बोलूँगा, यही तो बेसिकली मीनिंग है उसका हाइड्रेशन का। तो ये तो एसईओ समझने के लिए छोटा सा सिमुलेशन बना दिया है, बस आप इसकी मदद से समझ सकते हो। और पहले आप समझ चुके होंगे, आप इंडिविजुअली भी यूट्यूब पे स्क्रॉल कर सकते हो, एसईओ के बारे में पढ़ सकते हो। अच्छा होगा अगर कुछ बच्चे खुद से ट्राई करें। और अभी next.js का खुद से फाइल बनाना, अभी यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन दी, इस हिसाब से भी आप जाओगे तो सही है, बट मैं चाहूँगा कि आप खुद से वापस से ट्राई करें। इसलिए हम टर्मिनल खोल लेते। टर्मिनल पे हम क्या करेंगे कि गाइस पहले मैं डेस्कटॉप खोल लूँ। डेस्कटॉप, इस पे हम रन करेंगे npx, साथ करते जाओ गाइस, मतलब आप समझ आए, आपका प्रैक्टिकल भी साथ में ही हो जाए। क्रिएट नेक्स्ट ऐप, तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम मैं माई ऐप ही रखना चाहूँगा। कस्टमाइज टाइप स्क्रिप्ट में हाँ रखना चाहता हूँ, ESLint, रिएक्ट कंपाइलर, टेलविन, CSS में भी, SRC डायरेक्टरी, ऐप राउटर, जो आ रहा है बस वो कर ही देता हूँ। अभी क्या बन ही गया, ज़्यादा कुछ नहीं था ना गाइस, कंफ्यूज नहीं होना। ये बड़ी बनाने में भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बच्चा भी कर लेगा ये। तो अभी ये लोड होगा, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। ऐप राउटर के बारे में है ना, जब तक ये बन रहा है तब तक ऐप राउटर के बारे में बता ही देता हूँ। मैंने क्या बताया था, राउटिंग क्या होता है कि पेजेस फ्रॉम फोल्डर्स। मैं बोला था एक फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर एक फ़ाइल होगी JS वाली, जिसमें अपना कोड होगा। तो बस उस फोल्डर का नाम लोगे तो एक नया पेज खुल जाएगा जो उस फाइल के कोड से बना होगा। तो ये ऐप वाला एक फ़ोल्डर है ना, है सही, ये तो रूट फोल्डर है। इसके अंदर आए अपन, तो इसमें पहली बात अपन देखेंगे अबाउट। ये अबाउट का एक फ़ोल्डर बना दिया और इस फोल्डर में एक फ़ाइल बना दी .tsx, इसमें अपना कोड है। तो फिर जब अपन हैश बोल रहा हूँ मैं, जो भी है पता नहीं, नाम भूल गया मैं उसका, अबाउट करेंगे तो ये इसका एक पेज खोल देगा, ठीक है ना। हम फाइल का नाम नहीं लिख रहे हैं, पेज नहीं लिखा है, यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम लिखा है, और ये ऑटोमेटिकली ये आपके पेज में एक नया पेज खोल देगा, उस पेज में इसका कोड रन होगा, है ना। तो इसमें अगर 2-3 बटन है, रेड, येलो, ग्रीन जो भी है, तो वो उस पेज में खुल जाएगा। सेम फॉर दिस। अब इसमें एक नई चीज़, आप कंफ्यूज हो गए, पेज के अंदर पेज है तो /blog/id, और ID भी ब्रैकेट में, इसलिए 1 2 3 4 ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो। blog/1
2 या फिर 3 जो भी है, तो ये डायनेमिक बन गई यहाँ पे। हाँ, क्योंकि आप और अच्छे से ड्वेल कर पा रहे हो अंदर। तो ये राउटिंग होती है। पता नहीं हो गया होगा अभी तक, सक्सेस हो गया। हाँ, तो खोल लेते भाई, आई मीन गलत मत समझो। विजुअल कोड आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो माय ऐप में किया था ना अपन ने, तो माय ऐप को अभी अपन देखने की कोशिश करेंगे। रन डेव, तो लोकल इस पे अपन देखेंगे। कॉपी पेस्ट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपने next.js की फाइल और फोल्डर्स बना लिए हैं। और इसमें हम ट्राई करेंगे इसको बनाने की अपन ट्राई करेंगे। तो ऐप वाला फोल्डर अपन ढूंढेंगे। तो ऐप इसमें सोर्स में ऐप आ गया, क्योंकि अपन ने सोर्स का इस्तेमाल किया था ना। तो आपने परमिशन दी ना, यस नो करके, आपने यस किया होगा तो सोर्स आएगा, नहीं तो फिर विदाउट सोर्स होगा आपका भी। तो मेरा तो सोर्स के साथ है और इसमें ऐप है। ऐप के अंदर हमें बनाना है अबाउट। तो ऐप के अंदर फोल्डर बनाना है गाइस। मैंने बोला ना, फोल्डर के अंदर फाइल होनी चाहिए, ऐसा होता है राउटिंग। तो ये होगा अबाउट स्मॉल लेटर रीनेम अबाउट। इसके अंदर न्यू फाइल page.tsx, इसे खोल लेंगे। page.tsx खुलिए। हाँ, तो यहाँ पे import यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट फंक्शन। फास्ट टाइपिंग में मैं बहुत गलती कर देता हूँ। अबाउट, और इसमें अपन एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी रैंडम लिख सकते हैं। तो मेरे को ड्यू लिखना पड़ेगा। इसमें h1 ठीक है, लिख लेंगे। तो ये हो गया अबाउट, और इसको लेआउट में यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट फ्रॉम तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो ऐप बना है, तो ये अबाउट खुल गया। तो ये अबाउट का पेज बन गया। तो क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं अबाउट में, बस हमने अबाउट लिखा है, तो ये बस अबाउट ही शो कर रहा है। तो ये होता है राउटिंग गाइस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने राउटिंग भी आपकी पहली बार सक्सेसफुली ट्रायल एक्सपेरिमेंट कर ली है। तो आपका लैब प्रैक्टिकल भी हो गया एक हिसाब से। तो आई थिंक आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फीडबैक प्लीज़, अभी तक कोई नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ आप फीडबैक भी दो कि मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। इसलिए मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में। तो मैं एपिसोड बोलने वाला था।